संधि का मतलब होता है मेल, मेल मतलब जोड़ना। और इसमें मेल जो होता है दो अक्षरों का होता है, ये समझ लो। संधि में दो अक्षर जोड़े जाते हैं और अक्षरों की वजह से, यानी दो शब्द हैं, दोनों शब्द का पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जोड़कर एक स्वर बनाया जाता है। जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि में स्वरों को जोड़ा जाता है, व्यंजन संधि है तो व्यंजन को जोड़ा जाता है, विसर्ग संधि होगी तो विसर्ग को जोड़कर अक्षर बनाया जाता है। तो कैसे होता है ये ध्यान से देखो। ये हमने देख लिया कि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना, है ना। अब शब्दों को उच्चारित करते समय जब दो ध्वनियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, दो ध्वनियां, ध्वनियां मतलब जो आवाजें, जो आवाज आती है जिस अक्षर को बोलने की, वो ध्वनियां जब आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, एक, है ना, तो तब इस मेल को संधि कहते हैं। संधि शब्द का मतलब ही होता है जोड़ना, ना। तो इस मेल को संधि कहा जाता है। जैसे गण, धन, ईश, तो गण में गण और यहाँ पे भी अ की आवाज आ रही है ना, और यहाँ पर ईश की आवाज आ रही है, तो अ और ई दोनों ये स्वर हैं, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, गणेश हो गया। अ और ई मिलकर ए बना, इसलिए ये गणेश शब्द हो गया, है ना। अब हम और डिटेल में बात करेंगे कि इस प्रकार जब दो शब्दों की निकटवर्ती ध्वनियां आपस में जुड़कर, जब दो शब्दों की निकटवर्ती मतलब नजदीक, सबसे नजदीक वाली दो ध्वनियां आपस में जुड़कर या पास आने पर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। नए रूप में, नया रूप बन गया ना, जैसे ये गण और ईश और गणेश एक शब्द बनना, नया रूप हो गया ना। इसी तरह से जब दो शब्दों की निकटवर्ती ध्वनियां आपस में तो एक हो जाती है, जब दो ध्वनियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तो इस मेल को संधि कहते हैं। जैसे गण और ईश, गणेश हो गया, इस प्रकार। अब आगे देखो, जब दो शब्दों की निकट, दो शब्द मैं बता रही हूँ, जैसे ये दो शब्द है ना, गण और ईश, ये दो शब्द हैं। जब दो शब्दों की निकटवर्ती ध्वनियां आपस में जुड़कर या पास आने पर नए रूप में परिवर्तित होती हैं तब इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। दो तरह से हमने संधि को समझ लिया, है ना, ठीक है ना बेटा। तो दोनों तरह से हमने समझ लिया कि निकट ध्वनियां जब जुड़ जाती हैं और उसका जो परिवर्तित रूप होता है तो इस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। अब जैसे, अब एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल पर जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द। आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब एक स्थान, एक दुकान, ये जगह जो भी है, विद्या जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है वो वाला स्थान, है ना। तो विद्या, धन, आलय, तो इसका एक शब्द बन गया। अब ये निकट ध्वनि कौन कौन सी है? विद्या का आ और आलय का आ, है ना। इन दोनों निकट वाली ध्वनियों को हमने मिलाकर एक कर दिया। ये आ और आ मिलकर आ, बड़ा आ, एक आ हो गया। अब इन दोनों शब्दों को जब हमने एक कर दिया तो विद्या और लय, ये और ये मिलकर एक हो गए, तो विद्यालय, ये लय जुड़ गया, शब्द एक बन गया, है ना। तो इसको कहते हैं संधि से दो शब्दों से एक शब्द का हमने निर्माण कर दिया, विद्यालय, है ना। ये जहाँ पर दोनों तरफ सेम सेम स्वर होते हैं तब, और उसी स्वर का एक स्वर बन जाता है। दोनों तरफ सेम स्वर होते हैं जब, तो उन दोनों को मिलाकर एक बड़ा दीर्घ स्वर हो जाता है। बड़े स्वर को दीर्घ बोलते हैं ना, और छोटे स्वर को ह्रस्व बोलते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, सेम वाले समान स्वर जब मिलते हैं, तब उनका एक वही दीर्घ बन जाता है। तब ऐसे जहाँ दीर्घ स्वर बनता है उसको दीर्घ संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? हाँ, दो एक ही स्वर दोनों तरफ आ आया है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, लेकिन आ होना चाहिए, तो उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, तो वहां पर उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है
कि आ के बाद आ आने पर दोनों के स्थान पर आ हो गया। ये तो क्लियर हो गई, इसी बात को क्लियर किया हुआ है। आ के बाद आ आने पर दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, आ हो गया। अब सत चरित्र, अब ये दूसरा शब्द हमने लिया सत प्लस चरित्र। अब सत में त व्यंजन है और इसमें हल भी लगा हुआ है। हल का मतलब है कि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। और धन में चरित्र लिखा हुआ है। इधर च है, इधर भी पहले च है, च यानी व्यंजन है। ये दोनों तरफ ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, यानी कि ये व्यंजन संधि हो गई। दोनों तरफ जब ये दोनों तरफ व्यंजन हो या एक तरफ व्यंजन हो तब ऐसे को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर था तो ये स्वर संधि है, यहाँ पर व्यंजन है दोनों तरफ तो ये व्यंजन संधि है। जब ऐसे अक्षर होते हैं तो उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। और जब व्यंजन संधि होती है तब उसके कुछ नियम होते हैं। ये देखो नियम नीचे लिखा हुआ है। यहाँ त, ये वाला त के बाद च आने पर त को भी च बन जाता है। जब त के बाद च आता है तब त के बाद च आने पर त च में परिवर्तित हो गया तो हमारा ये शब्द बना सच्चरित्र। इस ता का च बन गया तो सच, आधा च और पूरा च, सच्चरित्र ये शब्द बना। क्लियर हुआ बेटा? अभी हालांकि इसके बहुत सारे नियम हैं, अभी इतना समझ लो कि ये व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है और यहाँ पे दोनों तरफ स्वर है इसलिए ये स्वर संधि है। अभी इतनी बात समझो कि स्वर संधि में क्या अंतर होता है और व्यंजन संधि में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संधि विच्छेद। अभी तक हमने देखा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब जोड़ना। अब संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो संधि शब्द हो चुके हैं, बन चुके हैं शब्द, उनको अलग कैसे करें ये भी समझ लें। संधि विच्छेद क्या होता है? दो शब्दों की ध्वनियों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखना संधि विच्छेद होता है। इसके भेद देखें कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। हाँ, तो ये संधि का एक चार्ट बना हुआ है। ये संधि है, इसके 3 भेद हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को डिटेल में समझेंगे। तो इसका पहला भेद स्वर है। तो स्वर संधि का मतलब जहाँ स्वरों का मेल होता है वो स्वर संधि होता है। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पता चल गया था ना। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये बात हो गई। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद है स्वर संधि के। अभी हमने इधर सीखा था विद्यालय, तो दोनों तरफ समान स्वर है तो यही स्वर दीर्घ हो गया विद्यालय। अगर ई होता, दोनों तरफ ई होता तो ई दीर्घ हो जाता। ऊ होता तो दोनों तरफ ऊ दीर्घ हो जाता। अ, ई और ऊ और साथ में री, ऋषि वाला री। ये बात क्लियर हो गई कि स्वर, समान स्वर दोनों तरफ होते हैं तब उसी का स्वर, वही स्वर दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि दीर्घ संधि के और उदाहरण क्या हैं। ठीक, दीर्घ संधि को अगर हम और डिटेल में देखेंगे। ये देखो, समझ आ रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना। दीर्घ संधि में अ या आ प्लस अ या आ दोनों तरफ समान आए ना। ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो लेकिन होना आ चाहिए दोनों तरफ, तो बड़ा आ हो जाता है। और अगर इस तरफ ई है, ई, छोटी ई या बड़ी ई, और दूसरी तरफ भी छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो इसका परिणाम ई हो जाता है, बड़ी ई। दोनों तरफ ई है तो बड़ी ई बन गया एक। दोनों तरफ आ है तो एक बड़ा आ बन गया। दोनों तरफ ऊ है,
छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ह्रस्व या दीर्घ, दोनों तरफ ऊ होना चाहिए। तो इन दोनों ऊ से बड़ा ऊ एक बन जाता है, ये होती है दीर्घ संधि। और री की भी बात बता दें, अगर री आया है, री है, दोनों तरफ री है, तो एक री बड़ा, जब री लिखते हैं तो ऐसी डबल, ये वाली जो नीचे मात्रा लगाते हैं ना, ये डबल हो जाती है, तो ये बड़ी री हो जाती है जब हम दीर्घ संधि में होते हैं। री और री मिलकर दीर्घ री हो गया। ये बात होती है सिर्फ कि समान स्वर होना चाहिए दोनों तरफ, दोनों तरफ समान स्वर है तो उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, वहां पर हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ छोटा आ लिखा हुआ है, दोनों तरफ बड़ा आ लिखा है, दोनों एक तरफ छोटा आ और एक तरफ बड़ा आ, और एक तरफ बड़ा आ और एक तरफ छोटा आ। लेकिन ये नहीं देखना कि छोटा आ है, या होना आ चाहिए उसके साथ में, चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो, बस आ होना चाहिए। तो इन दोनों के मेल से एक बड़ा आ हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे परम अर्थ, परम में म अ की साउंड आ रही ना, म, तो अ और अ मिलके आ बन गया, परमार्थ हो गया, है ना। ऐसे ही राजा, आज्ञा, दोनों तरफ इधर बड़ा आ इधर भी बड़ा आ, तो दोनों का मिला के राजाज्ञा हो गया। इधर देव और आलय, इधर छोटा अ है देव अ, और इधर बड़ा आ है आलय, देव आलय, तो इन दोनों का भी मिलाकर एक बड़ा आ बन गया देवालय, है ना। यथा अर्थ, अब यहाँ पे इधर बड़ा आ है इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ ही, इसलिए दोनों अ को मिलाकर एक बड़ा आ बन गया यथार्थ। क्या बन गया? यथार्थ हो गया। ऐसे ही कवि, इंद्र, दोनों तरफ ई है, समान स्वर होना चाहिए, समान स्वर है तो उसी स्वर का दीर्घ हो गया, तो कवींद्र बन गया। कवि इंद्र तो कवींद्र, बड़ी ई बन गया। इधर रजनी ईश, दोनों तरफ बड़ी ई है तो एक बड़ी ई बन गया रजनीश। इधर कपि ईश है तो दोनों तरफ एक, इधर छोटी ई है जबकि इधर बड़ी ई है, लेकिन है दोनों तरफ ई है, इसलिए दोनों ई को मिलाकर एक बड़ी ई बन गया कपीश, है ना। इधर देखो नारी और इष्ट, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, लेकिन है दोनों तरफ समान स्वर है, ई ही है, इसलिए इन दोनों ई को मिलाकर एक बड़ी ई हो गई नारीष्ट। ठीक है। ऐसे ही सुउक्ति तो सूक्ति हो गया, ऊ और ऊ मिलाकर, दोनों ऊ को मिलाकर एक बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही भू ऊर्जा भूर्जा, है ना। अब जैसे यहाँ पे सुउक्ति तो सूक्ति हो गया, भू ऊर्जा भूर्जा, बस समान स्वर होना चाहिए, उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। आ है तो आ बड़ा हो गया, ई है तो ई बड़ी हो गई, ऊ है तो ऊ बड़ा हो गया, री है तो री बड़ा हो गया। ठीक है। अब पितृ ऋण पितृण, इस तरह से थोड़े से और उदाहरण देख लो। सत्यार्थ सत्यार्थ, दया आनंद दयानंद, दया आनंद दयानंद, परम आनंद परमानंद, शिक्षा अर्थी शिक्षार्थी, रवि इच्छा रवि इच्छा, है ना। ये ध्यान से देखो, रवि इच्छा बड़ी ई हो गया। लक्ष्मी ईश लक्ष्मीश हो गया, गिरी ईश गिरीश हो गया, शची इंद्र शचींद्र हो गया, भानु उदय भानुदय हो गया, बड़ा ऊ हो गया। भू ऊर्ध्व भूर्ध्व हो गया, सिंधु उर्मी सिंधूर्मी हो गया, भू उत्सर्ग भूत्सर्ग हो गया, भ और ऊ, भू और ऊ मिलकर भू भूत्सर्ग हो गया। भातृ ऋण तो भातृण हो गया। इस तरह से इन शब्दों को हमने समझना है कि इसका दीर्घ रूप हो जाता है, उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब हम बढ़ते हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि में दो स्वर होते हैं, लेकिन दोनों भिन्न स्वर होते हैं, लेकिन पहले पद में अ ही होता है। इसमें पहले पद में अ ही होता है, लेकिन अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है। लेकिन अ या ई होना चाहिए, दीर्घ या स्वर, दीर्घ या ह्रस्व कोई भी हो।
अगर इस तरफ अ या आ है, छोटा अ है या बड़ा आ है लेकिन आ है, और दूसरी तरफ ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, अगर ई आया है, अ के साथ ई आया है तो वो ए बनेगा। अ के साथ अगर ई आया है तो वो ए बन जाएगा। ये देखो, अ के साथ छोटी ई, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, लेकिन ई है, एक तरफ ई है और एक तरफ आ है। छोटा या बड़ा इसको नहीं देखना, आ स्वर होना चाहिए। आ है, आ के साथ ई है तो वो ए की रूप बनेगा, ए का, ए रूप बन जाएगा। अब अगर ऊ है, अ के साथ अगर ऊ आया है तो ऊ बन जाएगा ओ। अगर अ के बाद ऊ आया है तो ओ बन जाएगा। आ के साथ ई है तो ए बन गया, आ के साथ ऊ है तो ओ बन गया, और आ के साथ अगर री है तो अर बन गया, है ना, अर बन जाता है। अब ध्यान से देखो कि अब हमने शब्दों का उदाहरण देखना है। देव इंद्रिय, तो देव इंद्रिय अ और ई मिलकर, जैसे यहाँ पे ए बना था तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लग जाएगी। ए बना ना देव इंद्र, तो अ और ई मिलकर ए बना तो देवेंद्रिय हो गया, देवेंद्रिय हो गया, है ना। महाइंद्र महेंद्र बन गया, नर इंद्र नरेंद्र बन गया, यथा इष्ट यथेष्ट हो गया, ठीक है, यथेष्ट हो गया। नर ईश्वर नरेश्वर हो गया। समझ आ रहा है ना बेटा। ऐसे ही उप ईक्षा उपेक्षा हो गया, महाईश महेश हो गया, रमा ईश रमेश हो गया, वीर उच्च वीरोचित हो गया। यहाँ पर ऊ आ गया तो वीर और ऊ, अ के साथ ऊ आया तो ओ बन गया तो वीरोचित। चंद्र उदय चंद्रोदय, यथा उचित यथोचित, महाउत्सव महोत्सव, जल उर्मी जलोर्मी, सूर्य ऊर्जा सूर्योर्जा। ध्यान से देखो, शब्दों को पहचान लो। सूर्य ऊर्जा सूर्योर्जा, गंगा उर्मी गंगोर्मी, दिवा ऊर्जा दिवोर्जा, क्योंकि आ और ऊ मिलकर ओ बन गया तो दिवो, है ना, दिवो, और ये राजा पहले से दिवो, इस आ का और इस आ का मिलाकर ओ बन गया तो दिवोर्जा, है ना। ऐसे ही बसंत ऋतु, अब री वाले आ गए। वसंत ऋतु, क्योंकि जब आ के साथ री आया तो अर बन गया तो वसंत तरतु, अर की साउंड आ रही है, वसंत तरतु। समझ आ रहा है। तो ये वाला जो ऋतु का र बना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वसंत तरतु। सप्तऋषि सप्तर्षि, अर की साउंड आनी चाहिए बोलते समय, सप्तर्षि, है ना। ऐसे ही वर्षा ऋतु वर्षर्तु, महर्षि महर्षि, ऋषि वाले जितने भी शब्द होते हैं उसमें अर लग जाता है, किसमें, आ और री मिलकर अर हो जाता है, इसलिए उनका शब्द ऐसे बन जाता है, महर्षि, सप्तर्षि, वसंतर्तु, वर्षर्तु, ऐसे। तो देखें कि हमारी वृद्धि संधि क्या कहती है। वृद्धि, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, वृद्धि का मतलब है कि वृद्धि हो जाना, मतलब बढ़ोतरी हो जाना। अब वृद्धि कैसे, किस चीज़ में वृद्धि होगी, इसमें जो मात्रा लगती है ना ए की या ओ की, तो छोटी ए में हम सिंगल ए ऐसे लगाते हैं और बड़ी ए में डबल हो जाती है, तो ये वाली मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। ओ में हम ये एक खड़ी पाई लगाकर एक लगाते हैं तो बड़े ओ में एक पाई और हो जाएगी, यानी ये जो ऊपर हम पाई लगाते हैं इसमें वृद्धि हो जाएगी। जिसमें ऐसा हो उसे वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे ये अ या आ के बाद अगर ए या आई आए तो बड़ी ए हो जाती है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। सिंपल। अब इसको जैसे यहाँ पे था ना, बिल्कुल वैसे ये बनाया हुआ है कि अ के साथ ए आए, अ के साथ बड़ी ए आए, आ के साथ बड़ा आ के साथ छोटी ए आए, या बड़ा आ के साथ बड़ी ए आए, लेकिन आ के साथ ए होना चाहिए, चाहे इधर छोटा आ है या बड़ा आ है, छोटी ए है या बड़ी ए है, लेकिन आ के साथ अगर ए आया है तो उसका दोनों के मिलाकर बड़ी ए बनेगा, आई जिसे बोलते हैं, है ना। ए से
ऐनक जिसे बोलते हैं, ऐनक वाला ए बन जाएगा। और अगर अ के साथ में ओ आया है, अ के साथ ओ आया है, आ के साथ बड़ा औ है, दोनों तरफ बड़ा आ है, बड़ा औ है या छोटा औ है, लेकिन आ के साथ अगर ओ आया है, किसी भी रूप में ओ आया है, तो उसका बड़ा औ बन जाएगा, डबल मात्रा वाला। क्लियर है? ये दोनों चीजें समझनी है। अब जैसे एक और एक, क में अ और ए, अ और ए मिलाकर बड़ी ए बन गया, एक कैक हो गया, एक ऐक। मत ऐक्य, मत ऐक्य। सदा एव, सदैव, बड़ी ए हो गई। महा ऐक्य, महैक्य, महैक्य हो गया। जल औध, जलौध, बड़ा औ हो गया, जलौध हो गया। परम औषध, परम औषध, बड़ा औ हो गया। महाऔध, महोध हो गया। महाऔषधि, महौषधि हो गया। लोक ऐषण, अब यहाँ पे भी अ और ए है तो लोक कैषण, कै ऐषण। परम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य, परम म पर बड़ी ए हो जाएगी, परम ऐश्वर्य। यथा एव, यथैव, लता ऐश्वर्य, लता ऐश्वर्य, लता ऐश्वर्य। परम ओज, परम औज। जन औदार्य, जन औदार्य, जन औदार्य। महाओज, महौज, महाऔदार्य, महौदार्य। यण संधि में य जैसे य आ रहा है ना, य वाले अक्षर बनते, य या फिर व बनता है। यण संधि में ई, उ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है। समझ आ रहा बेटा? यहाँ पर पहले वाले पद में अ नहीं आ रहा, लेकिन अगर पहले पद में ई आया है, ई के बाद कोई और स्वर, ई को छोड़कर कोई और स्वर आया है, तो ई अगर इधर आए तो ई का य हो जाएगा। और अगर इधर ऊ आया है, ऊ के बाद कोई और स्वर, ऊ को छोड़कर कोई और स्वर आया है, तो ऊ का व हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखो, ई से य बन गया, ऊ से व बन गया है, और री से र बन गया। अगर री आया है पहली वाले पद में तो री का र हो जाता है। और एक बात और, अगर पहले पद में ई आया है, उसके बाद जो भी स्वर आया है वो मात्रा बनकर उसके साथ लग जाता है। जैसे ई का तो य तो बन गया, लेकिन य का अगर इधर ऊ आया है तो ऊ जो है वो, उसकी आवाज जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग जाएगी। ई का य बन गया और ऊ जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग गया। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ मात्रा लग गई, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लग गई, है ना। और री है तो र लग गई, र के साथ आ आया है तो रा बन गया, रा के साथ ऊ आया है तो रू बन गया। मात्रा बन जाएगी उसके साथ जो भी स्वर आया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यदि अपि, इधर ई आया है, ई का य बन गया, य में अ मिल गया तो य पूरा बन गया। यद्यपि, द आधा हो गया ना, क्योंकि ये वाला ई से य बन गया तो इधर खाली द बचा, द आधा रह गया, तो यद, य में जो य बना उसमें ये वाला आ मिला दिया तो यद्यपि, ये य बन गया, यद्यपि, है ना। ऐसी ई अति आवश्यक है तो त आधा रह गया, क्योंकि त में से ई निकल गया तो अत या, ई का या बन गया, या में आ ये वाला मात्रा उसके साथ मिल गई, या बन गया, अत्यावश्यक हो गया, अत्यावश्यक हो गया। प्रत्युपकार, तो ई का य बन गया, आधा त रह गया तो प्रत्यु, क्योंकि ये ऊ आया है तो य में ऊ मिल गया तो प्रत्युपकार। ठीक है, ऐसे ही नी उन है तो नी में से ई निकल गया तो न आधा बचा, ई का य बन गया, य में ऊ बड़ा ऊ मिल गया तो यू बन गया तो न्यून हो गया, नी ऊन का न्यून हो गया। और यण संधि में एक पहचान ये भी होती है कि जब यण संधि होती है तो उसमें य या व से पहले आधा अक्षर जरूर आता है। अब ये तो हमने देखे कि ई से य बना, देवी ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, है ना। प्रति एक तो प्रत्येक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सु, ऊ वाले, सु अच्छ, सु से हमने देखा कि ऊ से व बन जाता है ना, तो
ऊ का व बन गया तो स आधा रह गया, सु में से ऊ निकल गया। अब इस ऊ का जो व बन गया, व में अ मिला तो व पूरा बन गया और सा आधा रह गया, तो स्वच्छ शब्द बन गया। सुवच्छ स्वच्छ, सुआगत स्वागत हो गया। अनुइति अन्विति हो गया। अनुएषण अन्वेषण हो गया। पितृ अनुमति पितृ अनुमति हो गया। मातृ आदेश तो मात्रादेश हो गया। मातृ उपदेश तो मातृ उपदेश हो गया। मातृ उपदेश हो गया, है ना। इसी तरह से री है तो री का र बन गया, र में आ मिला तो मात्रा आ हो गया, मात्रादेश। मातृ उपदेश है तो ऊ जो है वो मात्रा बनकर लिख गई र में, तो मातृपदेश हो गया। ठीक है, आगे थोड़े से और शब्द देख लो। नदी अर्चना नद्य अर्चना, क्योंकि ई है तो ई के साथ में आ मिला तो य बना नद्य अर्चना। देवी आगमन देव्यागम। सखी उदय तो ऊ इधर ई है, ई से य बना तो य में ऊ मिला तो यू बन गया, सखी उदय हो गया। नदी उर्मी नद्योर्मी नद्यूर्मी, क्योंकि ऊ जो मात्रा ये बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा इसमें लग गई, नद्यूर्मी, है ना, नद्यूर्मी हो गया। अच्छा, इधर है नदी ऐश्वर्य तो नद्य ऐश्वर्य। वधु आदेश तो ऊ का व बना इसलिए वधवादेश, वादेश, ये वाला आ मात्रा बन के इसमें लग गया वधवादेश। ठीक है, अब हमने देख लिया कि यण संधि क्या होती है। अब हम देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में भी य या व ही बनता है। अयादि संधि में भी य या व बनता है, लेकिन कैसे ये देखेंगे। अयादि संधि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसके लिए हमें बहुत समय चाहिए होता है इसको समझने के लिए। अब जब हमने में मोटे मोटी चीज़ें देख ली, यानी बेसिक चीज़ें हमने देख ली, अब जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने से खुद से, तब तक आप इसको समझ नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप हाँ 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 करते जा रहे हो। जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तब अगर सॉल्व कर पाए तब एक्चुअल में समझ में आएगा आपको। तो अयादि संधि में अय आदि, जैसे शब्द में लग रहा है अय आदि है, तो अय आदि कैसे बनता है ये देखो। इसमें था कि अगर ई है तो ई का य बन गया, ऊ का व बन गया, री का र बन गया। लेकिन अयादि संधि में पहले वाले पद में ए आया है तो अय बन गया, ओ आया है तो अव बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, वो ये कि अगर छोटी ए है तो अय बना, अगर बड़ी आई है तो आय बन जाता है। अय और आय और अच्छे से समझ लो। अगर पूर्व पद में ए आया है, ए के बाद कोई और स्वर आए, ए को छोड़कर कोई और स्वर है तो ए का अय बन जाएगा, और आई का बड़ी आई है तो आय बन जाता है। ऐसे इधर ओ है, ओ का अव बन जाएगा और बड़े औ का आव बन जाता है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई ना बेटे, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब इसके उदाहरण देखो। ए आया था ना, ए का अय हो जाता है, तो ए का जब अय बना तो ये वाली ए, इस वाली ए से अय बना, तो अय यानी कि ये वाला, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही पेंसिल से, इसको इरेज कर लेना। अय, अय का मतलब ये जो है हल लगा हुआ है ना। अब न में से अय निकल गया, यहाँ पे न आधा रह गया, आधा रह गया ना। अब जब ये वाला अय बना तो इस य में ये वाला अ मिल गया तो य पूरा हो गया, और इस वाले न, इधर न आधा था तो इस न में अ मिल गया तो न भी पूरा हो गया। तो न, य और न, नयन शब्द बना। तो इसमें आधा अक्षर कोई नहीं है। ये अयादि संधि में पूरे अक्षर होते हैं, आधा अक्षर नहीं होता, लेकिन यण संधि में य या वा से पहले आधे अक्षर होते हैं, ये पहचान है। ठीक है, अब यहाँ पे नयन पूरा बन गया, आपको क्लियर हो गया ना ये पूरा कैसे बना। ऐसे ही नई, यहाँ पे बड़ी ए, बड़ी ए से आय बनता है ना। अब आय जब बना तो न को हमने निकाल, न पीछे रह गया, बड़ी ए से आय बना। आय जब बना तब ये न आधा जो था, न में आ, बड़ा आ, आय बड़ा ना, बड़ा आ है तो न में आ मिलाया तो ना
है ना। और ये वाला अ जो था वो य में मिला तो य ना यक, यक, नायक शब्द बना। ऐसे नायक क्यों बना? क्योंकि इससे पहले नए ऐ था। नयन इसलिए बना क्योंकि इससे पहले ने छोटी ए थी। छोटी ए से आए बना, बड़ी ए से आए बना नायक। ऐसी गई इका, तो गई से आए बना ग, गा, य, और य में ई मिला तो ई बना गायिका बन गया। क्योंकि जो भी स्वर इधर आया है वो मात्रा बन के इसमें लग जाएगा, इसलिए गई इका से गायिका बन गया। पौ अन से पवन बन गया। पौ अक से पावक बन गया। पो इत्र से पवित्र बन गया। नौ इक से नाविक बन गया। भौ इक से भावुक बन गया। है ना, कितना बढ़िया। और एक होता है, एक शब्द और बनता है भविष्य। भविष्य का इसमें उदाहरण दिया नहीं हुआ। चे अन चयन, गई अक गायक, नई इका नायिका, भो अन भवन, और पौ अन पावन। और अगर मैं भविष्य बताऊं तो भविष्य अब बन जाता ना, तो भो प्लस इष्य, ये इष्य, भौ इष्य। भो से ओ से अव बना, अव, और ये ई मिलकर वी बन गया तो भविष्य बन गया, भविष्य। ठीक, अब हमने आज स्वर संधि अच्छे से सीखी। अब नेक्स्ट डे हम सीखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब आज आपने क्या करना है कि पांचों भेद जो स्वर संधि के हैं, इनके सारे के सारे उदाहरण आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में हाथ से लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तब समझ में आएगा एक्चुअल में कि हमने क्या सीखा है। ठीक है।